नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही लगातार जारी है। भले ही आंकड़ों में गिरावट आ रही हो, लेकिन अब भी स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाएं सवालों के घेरे में हैं। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं लाचार हो गई हैं और इसका नतीजा ये निकला कि बड़ी संख्या में मरीजों की मौत के मामले सामने आए। लेकिन इसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि कोरोना के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से हुई मौत के बाद भी क्या सीख ली गई। पहले साल जब कोरोना आया था तभी हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात का अंदाजा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया और नतीजा यह निकला कि कोरोना की दूसरी लहर के सामने हम पूरी तरह से बेबस नजर आए। अस्पतालों के हालात देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि वायरस से ज्यादा बहुत बदतर सुविधाएं हैं, जो अभाव है उसके चलते हुई, यानी जो बदतर हालात थे उसके चलते ज्यादा लोगों की जान गई। आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कहां कहां सुधार की जरूरत है और सब कुछ समझने के लिए अगले एक घंटे की हम चर्चा करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि आखिर क्या हालात बने हुए हैं, कितनी सुधार की जरूरत है, कमियां कहां कहां पे है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। तो आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे क्या क्या हालात बने हुए हैं। और कोरोना की मार देश बेहाल है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लाचार हो चुकी हैं और कई जगह कोरोना ने नहीं बल्कि इन अव्यवस्थाओं ने लोगों की जान ली। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी, कहीं पर बेड की कमी, कहीं मेडिकल स्टाफ की कमी और कहीं पे कोई दूसरी कमी, जिसके चलते लोगों ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। वो लोग जो अभी कई साल जी सकते थे, वो लोग जो अभी कई साल जिनको जिंदा रहना था, वो भी काल के गाल में समा गए। तो देश में कोरोना के अभी भी 31.25 लाख एक्टिव केस है और 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2.76% मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से 2,87,000 लोगों की जान जा चुकी है। 3,69,000 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से ठीक हुए हैं। 2,23,000 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो आंकड़ा है वो अब, हालांकि ग्राफ तो नीचे हो रहा है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो कम नहीं हो रही, वो हूबहू बनी हुई है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए भी समझाएंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं कहां पे किस कदर लाचार हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि इतने साल की आजादी के बाद भी अगर आज हम अभाव में मर रहे हैं, आज अगर महामारी के वक्त बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या जो हकीकत है हमारे वो सामने है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि इन आजादी के इतने साल बाद भी हमने क्या कुछ किया। रिपोर्ट देखिए और समझिए। तो अमेरिका में हम आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाएंगे चंद मिनटों में, कुछ ही पलों में। उसके जरिए आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर हालात क्या बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कहां कहां क्या क्या हालात बने हुए हैं। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1 लाख लोगों के लिए $260 थे। तो दूसरे देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, यानी हमारे देश की तुलना जब हम दूसरे देशों से करते हैं तब हमारे हालात क्या हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए समझा जा सकता है। चीन में 1 लाख में से औसतन 43 लोग खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से मरे। बांग्लादेश में 1 लाख में से औसतन 57 लोग खराब स्वास्थ्य सुविधा से उनकी जान गई। श्रीलंका में 51 लोग खराब स्वास्थ्य सुविधा से मरे। 1 लाख में से औसतन अगर हम मोटा मोटी निकालें 2016, 2018 और इसी तरीके से अलग अलग आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बड़ी बात यह है, आज हम इस चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे भी हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो हालात हैं हमारे सामने, इसका जिम्मेदार कौन है। देश में दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके कितना सुधार हुआ है और पिछले 70 साल का भी हम जिक्र करेंगे। तमाम सरकारें रही हैं,
उन्होंने क्या कुछ किया, कहां कमियां रह गई, क्या जो हमारी विजन में होना चाहिए था, जो दूरदर्शी परिणाम जिन चीजों के होने चाहिए थे, उनको सोच के कदम उठाए गए? अगर हां तो फिर ये हालात क्यों बने, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं बनाए गए? और अब इन महामारी से हम क्या सबक ले रहे हैं, क्या कुछ इससे हमने सीखा है, कहां कमियां हैं, उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसको भी हम समझेंगे। तो अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल भी हमारे साथ होगा, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई, इसके पीछे क्या कारण रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन का, लेकिन आज कहाँ पे हम हैं? हम दूसरी जगह से मंगा रहे हैं, हम दूसरे देशों से मांग रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ त्रासदी है और हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमें अपने लोगों को बचाना है। आखिर जब कांग्रेस पार्टी ने आपको सारी चीजें व्यवस्थाएं दुरुस्त करके दी थी तो आप उसको संभाल क्यों ना पाए? ऑक्सीजन में ऐसी कमियां कहां से आ गई कि हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाए? ये कमी सरकार की थी। रणदीप गुलेरिया जी ने 2020 में अप्रैल 2020 के बाद से बोलना चालू कर दिया था और अभी तक बोलते रहे थे कि मार्च और अप्रैल 2021 में काफी सारी त्रासदी आ सकती है, भयंकर आएगी, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दी, चुनाव प्रचार को। चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हर जगह पे चुनाव का अमली जामा पहना दिया, लेकिन लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक बार भी कुछ नहीं सोचा। अगर उनके बारे में सोचा होता तो शायद आज ये दिन हमको ना देखने पड़ रहे होते, हम अपने प्रियजनों को खो ना रहे होते। दूसरी बात वैक्सीन की कर रही है। वैक्सीन में इनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने क्या बोला था, आप देखिए, उन्होंने बोला था कि जब प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले भारतवर्ष के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद सभी लोगों को दी जाएंगी, बाकी कंट्रीज को बाहर भेजी जाएंगी बाद में। लेकिन क्या हुआ, आपने कितनी यहाँ पे रखी और कितनी बाहर भेज दी? लगभग 5% के आसपास आपने यहाँ पे रखी, बाकी 95% आपने बाहर फॉरेनर्स को देना पड़ा। वो आपको देना पड़ा क्योंकि आपने इंडिया को प्राथमिकता नहीं दी। आपने जो करार कर रखा था, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने सब लाइसेंस ले रखा था, वो इसी बेस पे उसको दिया गया था कि आप बाहर सप्लाई करेंगे, अपने देश में आप रखेंगे कब। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ क्यों बोला? इस बात को बताना चाहिए था इनको। ठीक है, कम से कम हम जी अभिषेक, इसको समझेंगे। और अभी कई सवाल ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो तो हम सबके सामने है, लेकिन आप लोगों ने इतने सालों में क्या किया वो भी हम समझेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर सूर्यकांत हैं, जो कि नेशनल वाइस चेयरमैन है AMA AMS के। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। इन इतने सालों में आजादी के बाद से आज जो हमारे सामने हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके, वो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन इसके लिए किसको हम जिम्मेदार माने? क्या जितनी तैयारियां हमारी होनी चाहिए थी उतनी हो पाई? कहां कमियां रह गई? और अब जो कमियां हैं कम से कम उनको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, अगर आजादी से बात करें तो उस समय से आज के समय में जो है काफी चीजों में आप सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से मेडिकल सेवाएं जो है हमारे भारत में होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जो है उस लेवल में, जो अगर बाहर की बात करें तो काफी पिछड़ा है। तो हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई। उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कारण रहते हैं, क्योंकि जब अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आप जिस पॉइंट को व्यू करना चाहते हैं तो इसमें हमारी जो राजनीतिक काफी हद तक के मायने रखता है। अगर किसी भी देश की राजनीति में जो है शिक्षा और वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन दोनों को अगर अच्छा कर दिया जाए, किसी को रोजगार दिया जाए चाहे ना दिया जाए, वो अपने आप खा कमा लेंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजों को जो है, एक इंसान को एक डॉक्टर बनने के लिए इतना कुछ फेस करना पड़ता है। एक आरक्षण मिल जाता है, उस आरक्षण में जो है एक व्यक्ति होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति अगर है तो उसको जो है 100-200 में अगर उसके जो है 190 नंबर आते हैं तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे रिजर्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है हम इन सब चीजों से अलग हटके, क्योंकि ये देश की सेवाओं का सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तभी अच्छी हो सकती हैं क्योंकि अच्छे लोग जब इसमें जो है उभर के आएंगे। प्रतियोगिता के हिसाब से जो है लोगों को जो है उनका दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण वहां पे जरूरी है।
आरक्षण आप फीस में दीजिए, आरक्षण चीजों में दीजिए, लेकिन उन जगहों पे जहां पे लगता है कोई नेता या कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के पास जो है जाना नहीं पसंद करता है, जो आरक्षण से कहता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो पता करता है कि हाँ भाई किस डॉक्टर ने जो है कहाँ से डिग्री हासिल किया, कितना क्वालिफाई है, उसके बाद उससे इलाज कराने के लिए जाता है। तो नेताओं को चाहिए ये सब चीजों को छोड़ के हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें इन सब चीजों को न बाधाएं रख के हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए कि आने वाले, अगर हम बात करें आज के समय की 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर है, मतलब फिर भी अगर बात करें ये आज कह सकते हो कि जो अन्य स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो जैसे कह सकते हो कि हेल्थ वर्कर जो स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत से झोला छाप ऐसे लोग हैं जो उनको सेवाएं, गाँव में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि उसमें जो है काफी ज्यादा सुधार होने की। अगर हम बात करें आज के समय में क्या हुआ है कि लोग जो है कोरोना से शहरों में तो काफी परेशान थे, लेकिन जो बहुत से लोग आज शहरों से जो है गांवों में चले गए हैं, तो जहां गांवों में जब वो पहुंचे हैं तो वहां पे स्थितियां इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई, जब यहाँ पे ऑक्सीजन चीजें वेंटिलेटर और इतनी ज्यादा दिक्कतें हो गई तो गाँव में तो लोग इतना जागरूक भी नहीं रहते हैं। क्योंकि 70% व्यक्ति जो है वो गाँव में रहता है, लगभग जो है 30% लोग जो है यहाँ पे 10% जो व्यक्ति है वो बिजनेस क्लास का है, 20% व्यक्ति है जो वो नौकरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है राजनीतिक चीजों का जो है खुल के आना पड़ना चाहिए और उनको जो है स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को जो है इतनी ज्यादा देश की मजबूत कर देनी चाहिए कि आने वाले समय में जो है जो प्राथमिक सेवाएं हैं, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तो अगर बहुत से ऐसे अस्पताल देखने को मिल रहे हैं, अब अभी आप देख रहे होंगे टीवी में कि गाँव में जो है वहां पे कहीं पे डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो पा, क्योंकि उससे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। कहीं डॉक्टर करना चाहता है तो वेंटिलेटर नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है जो हम लोगों से ऊपर है, जो राजनीतिक दल जो है चीजें हैं जो इस चीजों को मेंटेन करते हैं, उनको जो है डॉक्टरों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छी हो सकती है। बिल्कुल अच्छी होंगी और जो हालात आज हैं कम से कम वो हम दोबारा ना देखें। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका रुख करूंगा मैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या वजह है, कोई भी सरकार रही हो, चाहे मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, उतनी गंभीरता से सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं लिया जितना होना चाहिए था। जीडीपी का जितना प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। क्या यही वजह है कि आज हमारे सामने ये हालात है, लोग तिल तिल के मर रहे हैं बिना अभाव में? देखिए, ऐसा है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक तुलनात्मक डेटा मैं आपको बताता हूं और वो सबके मन में क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए कितनी आपके पास व्यवस्था है। इटली तो बहुत बड़ा डेवलप्ड देश था, आपको मालूम है वो वेंटिलेटर वहां कहां लगाने पड़े, सड़क के डिवाइडर से वेंटिलेटर लगाने पड़े। कैन यू इमेजिन? तो देखिए जब आपदा आती है तो वो ये नहीं देखती है कि इस देश में अस्पताल कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं और व्यवस्थाएं कितनी हैं। आपदा आती है खासतौर पर बड़ी जनसंख्या वाले देश में आती है और खासतौर पर ऐसे लोगों के बीच में आती है जो एकदम अनुशासनहीन नहीं है, वो एकदम अनुशासन नहीं मानते हैं। उनको कितना सिखाया गया, कितना हम लोगों ने पढ़ाया गया, कितना बताया गया, लेकिन नहीं भाई, मास्क भी नहीं, दूरी भी नहीं और कोई चीज जरूरी नहीं। आप देखिए इस देश में 2004 तक सिर्फ एक एम्स था, 47 से लेके 2001-04 तक। आप सब समझ लीजिए 5 मिनट के अंदर मैं पूरे देश की चिकित्सा व्यवस्था का पोस्टमार्टम कर देता हूँ। सुनिए, देश में 1947 की आजादी से लेके 2004 तक सिर्फ और सिर्फ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली था, जिसकी स्थापना 1952 में की गई और 2004 तक आप जोड़ लीजिए कितने साल हुए, सिर्फ एक एम्स था। पूरे देश की जनता एक हेल्थ इंस्टीट्यूट केवल एक था। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो 7 नए एम्स की स्थापना हुई और उनके बनते बनते, क्योंकि 4 में उनकी सरकार चली गई, उनके बनते बनते काफी टाइम लग गया, 11-12 में 7-8 साल लग गए और 12 में जाके वो एम्स चालू हुए। तो 2012 से हमारे देश में वो 8 एम्स हो गए। आज की तारीख में मालूम है आपको, 2012 के बाद यानी 8 साल के अंदर 2014 में जब मोदी जी आए हैं तो उसके बाद दोबारा एम्स का विस्तार हुआ। आज आपको मालूम है 25 एम्स कार्यरत हैं और इसके अलावा और नए एम्स खोले जा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, वायरस आपदा की आप बात कर रहे हैं तो शायद आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि 73 साल में 2020 तक देश में सिर्फ एक वायरस की लैब थी। सिर्फ, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं,
एक वायरस की लैब थी, उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। सिर्फ एक लैब थी। आज मालूम है आपको, एक साल के अंदर 15 महीने के अंदर कितने वायरस की लैब है? 2200 से ज्यादा है। एक साल में 2200 से ज्यादा वायरस की लैब स्थापित की गई है। हाँ। आपको मालूम है 15 महीने पहले आपके देश में एक वेंटिलेटर नहीं बनता था, एक पीपीई किट नहीं बनती थी, एक भी कोई चीज नहीं बनती थी। और आज आप पूरी दुनिया में नंबर 2 के निर्माता, नंबर 2 के प्रोड्यूसर बने हुए हैं, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे और चीजें हों। और सुनिए, तीसरी चीज कि 135 करोड़ की जनसंख्या को, जिसमें अगर हम हार्ड इम्यूनिटी की बात करें तो लगभग 80% जनसंख्या अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 90 करोड़ जनता आती है। हाँ। 90 करोड़ जनता की टीकाकरण करना कोई आसान काम नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी ने जब 15 जनवरी से काम शुरू किया है, 15 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है, और आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाकरण टीके करने वाले देश बन गए हैं। ठीक है। हमारे देश ने एक नहीं, 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन डेवलप की है, और तीसरी वैक्सीन को इजाजत दे दी है, और अभी मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन भी आ रही है, और 5 वैक्सीन हमारे देश में और बनने वाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैदा करने के लिए दिसंबर तक ये टीकाकरण पूरा हो जाएगा। ये है हमारे देश की फास्ट फॉरवर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग जो अभी 14 महीने में डेवलप की है। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को अगर समझ पाया हूं, अब तक जो आपने जो वक्त लिया और जो बातें बताई, मैं जहां तक समझ पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि इन 5-6 सालों में काम बेहतर हुआ है जितना होना चाहिए था स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन आप पिछला अब जब तुलना कर रहे हैं तो आपने कहा कि इन 5-6 सालों में हमने ये किया, उससे पहले आपने कहा कि ये नहीं हुआ। तो हमने नहीं कहा, ये तथ्य है जो मैंने आपके सामने लाया, शायद आप जानते नहीं हैं। हाँ, नहीं तो ये तथ्य तो यही इशारा कर रहे हैं ना सर, डॉक्टर साहब, तथ्य तो यही इशारा कर रहे हैं कि इस 1 साल में ये कर दिया, इन 5 सालों में ये हो गया, 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद ये हो गया। तथ्य यही कह रहे हैं ना कि फिर उससे पहले कमियां थी, जहां ध्यान देने की जरूरत थी वहां पे नहीं हुआ। 2 बातों में से एक तो होगी ना। तो अभी भी हुई है। अरे अभी भी जो स्पीड से और जो और हमें जरूरत है वो अभी भी कमी है। मैं कब कह रहा हूँ कमी नहीं है। कमी अभी भी है। गांव में जांच की सुविधा की कमी है, गांव में अस्पताल की कमी है, गांव में एम्बुलेंस की कमी है, कमी तो अभी भी है। मैंने कहा ना, इटली जैसे देखते देश में जब डिवाइडर पे वेंटिलेटर चलाना पड़ा मरीज को लिटा के, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी आपदा जब आती है तो सबके वक्त में नहीं कुछ चीजें रह जाती हैं। अमेरिका देश से सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी हुई है, हमारे देश में तो सिर्फ 1% मॉर्टेलिटी है, अमेरिका में 12% मॉर्टेलिटी है। अब आप बताइए किसकी तुलना करेंगे? आप अमेरिका की तुलना करेंगे कि भारत की तुलना करेंगे? ठीक है। अमेरिका में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन वहां मृत्यु दर 12% है, हमारे देश में 1% है। आप ये भी तो सोचिए, वो 33 करोड़ का देश है, हमारा 133 करोड़ का देश है। ये सब चीजें देखनी चाहिए, हर परसेंट में देखनी चाहिए। ठीक है। और अभी जो हालात है उसको देखते हुए डॉक्टर साहब, हर गांव में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। कहाँ है एम्बुलेंस? नहीं है गांव में। हर गांव में जो है कम से कम 10 बेड होने चाहिए। अस्पताल नहीं है अभी गांव में, तो गांव में अभी भी अस्पताल नहीं बने हैं। ये तो मैंने कहा कि ये सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी डेवलप हुआ 15 महीने के अंदर, मैंने उसकी जानकारी दी आपको। और एम्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे आपके 25 एम्स बने हैं, इसकी जानकारी मैंने दी। ठीक है। अभिषेक आज के हालात देखिए हमारे सामने हैं, लेकिन अभिषेक वाजपेयी, एक बात ईमानदारी से आपको भी कबूल करनी होगी, क्या जितनी प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देनी चाहिए थी इन 70 सालों में, क्या सरकारों ने दी है? अगर दी होती तो क्या जो हालात आज बने, क्या वो बनते अगर हमारे पास व्यवस्थाएं पहले से होती? ठीक है, आज अचानक एक पेंडेमिक आया, महामारी आई, व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से चरमरा गई, लेकिन कम से कम इससे हालात से ऐसे हालात ना हो, या कभी होते हैं तो उससे निपटा जा सके, इसको लेके कहीं लापरवाही नजर आई? देखिए, आप जो पहले स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था, आप उसको देखिए और आज के मौजूदा समय के बजट को देखिए, तो इससे ही आपको पता चलेगा। मैं ज्यादा डॉक्टर साहब की तरफ इधर उधर नहीं जाऊंगा, और मैं अगर अमेरिका की तुलना करूंगा तो उसके बाकी चीजों से भी तुलना करने लगूंगा तो बहुत सारी चीजें उभर के सामने आएंगी जो कि अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे इस गवर्नमेंट ने ध्यान अगर दिया होता, स्वास्थ्य संबंधी जो बजट अगर बढ़ाया होता, तो बहुत सारी चीजों पे दुरुस्त किया जा सकता था। और
डॉक्टर साहब ये भी आप भी बताते कि रणदीप गुलेरिया जी ने इस बात को बताया था, चेताया था, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी इस बारे में भी बताते तो बहुत अच्छा लगता, सुनने में भी, बाकी दर्शकों को भी पता चलता कि कहाँ कहाँ पे कमियां रह गई और किस वजह से कमियां रह गई। आप देखिए कि जब गांवों की ओर कोरोना जब बढ़ा, कोविड के पेशेंट जब ज्यादा बढ़ गए, हम उनको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए। सुविधाएं उन्हीं के पास मुहैया हो पाई जो लोग सक्षम थे, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले सकते थे, कोई इक्विपमेंट्स ले सकते थे, वही लोग उपलब्ध हो पाए, उनको सुरक्षा अदरवाइज किसी को हो नहीं पाई। इसी वजह से आप देखिए कि बीते दिनों माँ गंगा में कितनी सारी शव आपको मिले और बाकी संबंधित जितने यमुना में और कितनी जगह पे संबंधित नदियों में आपको कितने सारे शव दिखाई पड़े। ये इसी वजह से पिछले बार अगर आप देखिए कि इसमें रेशियो कहाँ पे दिक्कत कैसे आई। आप एक एम्बुलेंस से, मैं जीता जागता प्रमाण आपको बता रहा हूँ, बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ कि गांवों में एक एम्बुलेंस से ले जा करके वहां पे ये हुआ कि शहर में ले जाते हैं, झांसी में लेकर के जाते हैं एम्बुलेंस से पेशेंट को, वहां पे तुरंत ही रिफर कर दिया गया कि आप गांव वहां पे नहीं लेकर के जाना है, आप लखनऊ इसको लेकर के जाइए। वो क्यों लेकर के जाइए? क्योंकि इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। काफी सारे वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जो अभी भी खराब पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। पिछले दिनों आपने देखा, आपने भी इस बात को खबर चलाई थी कि काफी सारे पत्रकार भाइयों ने जब हड़ताल पे बैठ गए थे कि नहीं वेंटिलेटर या 30 वेंटिलेटर चालू कीजिए, तब जाकर के गवर्नमेंट ने उसकी सूद लेकर के उनको चालू कराया। तो ये जो इस तरीके से कमियां हैं जो पहले से ही फुलफिल थी लेकिन हमने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सबब है। आप इस चीज को देखिए, हम अभी भी चेत नहीं रहे, कोरोना है लेकिन साथ में ब्लैक फंगस भी बढ़ता जा रहा है। ये धीरे धीरे चीजें वो हमारी दिखाती है कि हम कितने जागरूक हैं, गवर्नमेंट कितनी जागरूक है। गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से सारी चीजों को देख रही होती, लेकिन गवर्नमेंट के मंत्री से लेकर के विधायक तक इस बात को लिखित तौर पे दे चुके हैं कि गवर्नमेंट जो भी है वो हथियार डाल चुकी है, वो उनकी नहीं सुन रही है, तो बाकी लोग कहाँ, बाकी लोगों की कैसे रखवाली हो सकती है, बाकी लोगों की कैसे सुनी जाएगी। ठीक है अभिषेक, इस पे जवाब लूंगा मैं। हाँ, इस पे जवाब मैं गौरव मिश्रा से लूंगा। हम चर्चा कर रहे हैं देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कि आज आजादी के इतने साल बाद भी हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं कि आज भी लोग अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले भी लगातार सवाल, आरोप, जवाब, इसका सिलसिला जारी है। और उससे पहले अभिषेक ने कई बातों का जिक्र किया था। गौरव जी, मैं अब आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहेंगे कि अभी की अगर हम बात करें तो देखिए महामारी अभी हम सबके सामने आई है और हालात कैसे हैं वो भी हमने देखे। शुरुआत में बेहद भयानक स्थिति हो गई थी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी बड़ी चुनौतियां जो हैं वो इस वक्त क्या दिखाई दे रही हैं, उनसे पार कैसे पाया जाएगा, क्योंकि अब भी बहुत तमाम कमियां जो हैं वो हमें सिस्टम में नजर आ रही हैं। जी हाँ राजेश जी, देखिए पहला तो स्ट्रेन आया था, पहला तो 2020 में जो आया था, उस समय इन परिस्थितियों में देश को नहीं उलझना पड़ा था। उसका कारण ये था कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी और जो हमारी सुविधाएं जो सरकार ने इस फ्रंट पे काम किया था वो महामारी से कई गुना ज्यादा था। परंतु इस दूसरी जो वेव है उसने सारे हमारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया। तो निश्चित रूप से भविष्य में क्या चुनौतियां आ सकती है उसका रोड मैप बनाने का एक अवसर भी दे दिया। तो सरकार उस दिशा में उस तरीके से सोच भी रही है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत वितरित और व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोल करके रखी और कहीं उसमें कांग्रेस जो है कल्प्रिट सीधे तौर पर है। जो व्यवस्था आज भारत के पास स्वास्थ्य सुविधाओं की है, 6 वर्ष में जो काम हुआ है, विशेष रूप से पिछले 1 वर्ष में जो देश में काम हुआ है भूतपूर्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लगातार हमारे बजट बढ़ाए गए हैं। लगभग 25% का एलोकेशन बढ़ा करके मोदी जी ने हमेशा हर प्रतिवर्ष किया है। वर्तमान सरकार की तुलना की जाए यूपीए सरकार से तो मेरा मानना है कि अब यहां से जो भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना होगा उसका एक बहुत व्यवस्थित खाका खींचना होगा और इस तुलना में खींचना होगा कि बड़े बड़े विकसित देश भी इटली, स्वीडन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश भी ध्वस्त हो गए, इस पीक को नहीं रोक पाए और उनके यहाँ मौतों का अंबर लग गया। उसकी तुलना में भारत ने अपने आप को बहुत स्तर तक संभाल करके रखा है। परंतु अब अगर वैसी स्थिति आती तो उस समय हमारी क्या व्यवस्थाएं हो और हो सकता है कि आज ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का क्राइसिस आ हो सकता है कि आने वाले पेंडेमिक में या तीसरे वेव में
किसी और चीज क्राइसिस समझ में आवे तो सभी विश्व गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता उस पर अध्ययन कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से प्रधानमंत्री अपने निर्देशन में। ठीक है गौरव जी, आप ही की बात पे अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये अमेरिका वगैरह की बात कह रहे हैं, ये बताते कि मेडिसिन के लिए पहले कैसे अमेरिका ने इनसे साल भर पहले ही ऑर्डर देने चालू कर दिए थे और इन्होंने कब चालू किया? जनवरी में चालू किया। तो इन सब चीजों से प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। ये बता अपनी कमियों को छिपाना, आप छिपाइए अपनी कमियों को, लेकिन जनता के साथ आप, जनता जागरूक है, आप धोखेबाजी नहीं कर सकते। अगर आप इसमें देखिए कि इसमें मैं सभी डॉक्टरों का सम्मान करता हूं और सभी डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। उनसे बेहतरीन कामों की उम्मीद जो की जाती है, उन्होंने उसको दिखाया है कि हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, मैं माफी चाहता हूं, हो सकता है कुछ डॉक्टर साहब को बुरा भी लगे, लेकिन मैं वापस से कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कुछ डॉक्टर्स ने धोखेबाजी भी की हुई है। कि आप देखिए कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हुआ कि लोगों के 3-3 दिन का बिल कितना कितना लिया गया। वो गरीब आदमी जहाँ पे कहीं पे उसको संसाधन नहीं मुहैया हो पाए, उसको लगा कि हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ कि 1.5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उनसे धन उगाही की गई। किस वजह से? इसके बारे में भी ये भी सरकार का फेल्योर है कि उसने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि उससे कोई मॉनिटरिंग की जा सके। दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं कि उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये भी हुआ है कि जो शवों को देते समय उनसे धन उगाही की गई, उनके पर्स, मोबाइल, चेन, ये सब भी छीन लिए गए। सरकार की ये सब नाकामी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रियजन को लेकर के गया है, हम हो चाहे आप हो, हम आप इससे पीड़ित हैं, और अपने प्रियजन को खोने के बाद हम उनसे अपने प्रियजनों को लेने के लिए हम धन उगाही का भी सामना करें, ये सब सरकार की नाकामी है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, अभी हम अगर कमियों की बात करें, चूंकि अभी तीसरी लहर आने को है, कई चुनौतियां हम सबके सामने हैं, दूसरी लहर का भी हम लोग सामना कर रहे हैं, कमियां क्या अभी रह गई हैं अभी, और कहां क्या कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि आगे हालात ना बिगड़े? देखिए, अगर हम बात करें तो इस समय तो हालात जो है थोड़ा काबू में है, लेकिन जैसी स्थितियों को लोगों को गुजरना पड़ा, लखनऊ जैसे मेट्रोपॉलिटन, अगर हम बॉम्बे, महाराष्ट्र और अगर जगहों की बात करें तो वहां पे बहुत ही दयनीय स्थितियां रही, लेकिन आज काफी स्थितियों में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग जो है यहाँ से पलायन करके जो है गाँवों में चले गए हैं, वो आज जो है कोरोना जो है गाँव की तरफ जो है मूव हो गया, क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ पे किराए पे रहते थे, उन लोगों ने जो है यहाँ पे खाली करके गाँव में चले गए। तो जो गाँव में जो स्वस्थ व्यक्ति थे, उन लोगों को जो है इसका जो है इन्फेक्शन हो गया है। तो गाँव में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा अच्छी न होने की वजह से तो सरकार को इसमें करना चाहिए कि वहाँ के लोगों के लिए जो है टेस्टिंग की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध करानी होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन जो है, वेंटिलेटर है, इनको कुछ मात्रा में तो मुहैया कराना चाहिए। और वहाँ पे जो है इस समय जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है और इन सब चीजों को जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो इतने जागरूक नहीं है और उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है उन जो 70% लोग हमारे गांव में रह रहे हैं, उनको तो शायद यहाँ का व्यक्ति जो है शहर का बहुत ही जागरूक होता है, लेकिन वहाँ के व्यक्ति इतने ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और वहाँ पे टेस्टिंग लगातार जो है बढ़ा दी जानी चाहिए, ताकि जो है आइडेंटिफाई करके अगर गाँव में उनको जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती है तो वहाँ पे अवेलेबल कराई जाए, और नहीं तो शहरों में आके उनको ठीक करके उनको वापस भेज दिया जाए। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, आपके हिसाब से बतौर एक डॉक्टर आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आपके सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या है? क्योंकि देखिए, आपको पूरे देश को देखना है, लोगों को देखना है, और एक डॉक्टर के पहली प्राथमिकता यही होती है कि उसके पास अगर कोई मरीज आया तो वो ठीक होकर घर लौटे। लेकिन हमने देखा बहुत से डॉक्टर अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे जब उनको ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी, जब उनको वेंटिलेटर की कमी दिखाई दी। अभी आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए? ये बात आपकी ठीक है कि 3 हफ्ते पहले हम लोग भी लाचार और असहज और बड़ा नॉन कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि जब चाह कर भी हम वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे जो आइडियली देना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। आपकी बात सही है, बेड भी हमारे पास खाली नहीं थे। हालांकि हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 1100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी उसमें बेड नहीं खाली थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांव वालों के लिए हम लोगों को बहुत चिंता है,
और गांव वालों के लिए मैंने एक सुझाव दिया है। मेरा तो प्रिस्क्रिप्शन शायद हर गांव में अब तक पहुंच चुका है जी। मैंने कहा है कि देखिए, आप रातों रात गांव में जांच की सुविधा पैदा नहीं कर सकते, रातों रात गांव में अस्पताल नहीं खोल सकते, रातों रात आप गांव में डॉक्टर नहीं नियुक्त कर सकते। तो रात दिन केवल मैंने ये कहा है कि भाई नए नए अभी प्रधान चुने गए हैं, प्रधान लोग बस इतना कर दें कि पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा करके और सुबह शाम ग्रामीण भाइयों का ये उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर सबका नाप लें। और जिसका भी कोरोना से कोई संबंधित लक्षण है, क्योंकि कोरोना का लक्षण अब कोई एक नहीं रहा, कोई भी लक्षण कोरोना का है, सिर दर्द तो कोरोना हो सकता है, आंख में खुजली तो कोरोना हो सकता है, नाक से पानी तो कोरोना हो सकता है, गले में खराश तो कोरोना हो सकता है, सीने में दर्द तो कोरोना, पीठ में दर्द तो कोरोना, पूरे शरीर में दर्द तो कोरोना, भूख नहीं लग रही तो कोरोना, फीवर आ गया तो कोरोना, कमजोरी लग रही तो कोरोना, थकान लग रही तो कोरोना, और नाक से सूंघ नहीं पा रहे तो कोरोना, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा तो कोरोना, उल्टी हो गई तो कोरोना, दस्त हो गए तो कोरोना। हर लक्षण कोरोना का है। इसलिए जिसकी उंगली में 94 से नीचे ऑक्सीजन जाए उसको मैंने एक पैकेज बनाया है, 4 दवाएं 5 दिन, बस शर्त यही है कोई लक्षण हो और ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे हो। 94 से जिनका ऊपर है उनको तो बुखार आ गया, वो पैरासिटामोल से ही काम हो जाएगा। हाँ। लेकिन जिनको 94 से नीचे हो गया है वो मरीज हैं जिनको आगे चल के अगर उचित समय पे इलाज नहीं मिला तो उनको अस्पताल की जरूरत पड़ सकती है, उनको इमरजेंसी हो सकती है। तो उनको हमें बचाना है। तो उनके बचाने के लिए मैंने सिर्फ 4 डेज का एक ट्रीटमेंट पैकेज चालू कर दिया है। बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, रोटरी क्लब से लेके धनवंतरी सेवा संस्थान से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं अपने लेवल पे ग्रामीणों पर ये पल्स ऑक्सीमीटर मेजरमेंट के साथ, यानी स्क्रीनिंग होगी पल्स ऑक्सीमीटर के साथ, और दवा का पैकेट हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लोग बांट रहे हैं। बहुत सारे गांव हैं। मैंने 3-4 दिन पहले ही 6,500 6 राज्यों के 5-6 राज्यों के 6,500 ग्राम प्रधानों से डायरेक्ट बात की है। ठीक। उनको मैंने कहा है कि भाई गांव के अंदर लोगों को बचाना है तो यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये मेरा अपना वाइस किया हुआ एक तरीका है गांव के वालों को बचाने की। क्योंकि गांव में जांच हो भी गई तो रिपोर्ट 5 दिन आएगी और 5 दिन में तो कोरोना जहां उसको ले जाना है वो ले जाएगा। दूसरी बात, अगर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, अगर हो भी गई तो एंटीजन टेस्ट हुआ, एंटीजन टेस्ट में आप देखिए 70% फॉल्स नेगेटिव आता है। तो 70% हमारे भाई जो कोरोना से पीड़ित है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? तो एंटीजन टेस्ट भी बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। अगर आरटीपीसीआर करेंगे तो 5 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। अरे छोटे छोटे कस्बों, मिडिल 3 टियर की शहरों में भी रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आ रही है, तो गांव की रिपोर्ट तो सोचिए, आप कल्पना करिए कितने दिन बाद आएगी। तो इसलिए मैंने गांव वालों के लिए कहा है, न जांच कोरोना पर सीधी चोट, जिस नारे के साथ मेरा प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है। बहुत सारी जो एनजीओ है वो हमें सपोर्ट कर रही है। अब डॉक्टर सूर्यकांत भाई इतना ही कर सकते थे, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो जो मेरी इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के मेडिकल प्रोफेशन होने के नाते जितने मेरी जिम्मेदारी थी, जितना मेरा दिमाग था, जितनी मेरे रिसोर्सेज थे, जितनी मेरी कनेक्टिविटी थी, उसको मैंने लागू किया है। और भाई जितने लोग बच सकते हैं उनको बचाने की कोशिश जारी। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा और आपका सुझाव भी काफी सराहनीय है, जिसमें ये जरूरी है कि जो गांव का प्रधान है उसके हाथ में थोड़ी पावर दी जाए, उसको थोड़ी फैसिलिटी दी जाए, ताकि गांव में अगर किसी ग्रामीण को परेशानी है तो प्रधान तक बात पहुंचे और प्रधान फिर उसका समाधान कर पाए। ये बहुत सही आपका कदम है और हम चाहेंगे कि सरकारें भी इस पे गंभीरता से विचार करे, सोचे। गौरव, आपका मैं अगर रुक करूं और आपसे समझें कि अभी चूंकि हमने 2 लहर कोरोना की देख ली, इससे पहले के हालात भी देखे, अभी तीसरे की चेतावनी दी गई है और कहा जा रहा है कि बच्चे उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों के आईसीयू बेड की बात हम करें, बच्चों को बचाने की मुहिम की अगर बात करें, बच्चों की अगर वैक्सीनेशन की बात करें, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, दूसरे भी लहर की तैयारी सरकार की थी और दूसरे लहर की भी गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी। इसकी एडवाइजरी सभी प्रदेशों को जारी कर दी थी जनवरी महीने में ही। ऐसा नहीं कि सरकार सतर्क नहीं थी, सतर्क दूसरी लहर में भी थी और तीसरे लहर के लिए भी बहुत बेहद संजीदगी से सतर्क है। और जिस तरह की बात की जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो ये और भी गंभीर स्थिति पैदा करेगी। इसके लिए हमारे विशेषज्ञ हमेशा समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है और हर व्यक्ति अपने आत्म अनुशासन से उसका पालन करेगा तो निश्चित रूप से बचेगा। ये थोप देना कि व्यवस्थाएं खराब है उसके कारण से इतनी बड़ी आपदा आ गई, तो मुझे लगता है कि ये गलत प्रलाप है। ऐसा प्रलाप करना ठीक नहीं है।
मुझे लगता है कि हर कमी की जिम्मेदारी अगर सरकारों पर दी जाएगी और सरकारें अगर उसमें एक्ट नहीं कर पाएंगी तो पूरे देश में हर प्रदेश में किसी न किसी पार्टी की सरकार चल रही है। हाँ। ये महामारी है, इसमें पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है, राजनीतिक संभावनाओं को खोजने से ऊपर उठ करके सोचने की आवश्यकता है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यही कारण है कि आप देखिए इन वैक्सीनेशन को भी, वैक्सीन को भी भारत के अंदर में बड़े पैमाने पर निर्माण करने की प्रक्रिया जारी है। 6 कंपनियों के साथ इंडियन जो PSUs है उनके साथ पैक्ट हो रहा है, भारत में ही निर्माण होगा और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दिसंबर तक निर्माण होनी शुरू हो जाएगी भारत के अंदर में ही। तो वैक्सीन निर्माण की दिशा में भी भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा और बच्चों को कैसे इन चुनौतियों से निकाला जाए उसके लिए DRDO ने जो अभी मेडिसिन बनाई है उसका भी सफल परीक्षण किया गया है। हाँ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तीसरी फेज आने से पहले उससे और बेहतर तरीके से लड़ने के इक्विपमेंट्स और उपाय हमारे पास उपलब्ध होंगे, प्रोटोकॉल उपलब्ध होंगे जिसका पालन करके हम उसका भी सामना करने में सफल होंगे। हाँ, इस दौरान कुछ और भी चुनौतियां जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इस तरह के भी चुनौतियां आ रही हैं। कुछ प्रदेशों में महामारी इसे घोषित भी किया है। हाँ। उसकी दिशा में सिर्फ यही कहना है कि सरकारें जो और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, जो लाइफस्टाइल और जो प्रोटोकॉल इन बीमारियों से बचने के लिए जो तय किया गया है उसका व्यक्ति पूर्ण रूप से पालन करे, यही बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है अभिषेक, देखिए इस वक्त हम इस चर्चा में जाएं कि आपसी तू मैं की बजाय अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बतौर जिम्मेदार विपक्ष आप लोग कोई सुझाव भी सरकार को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कमियां बताना भी विपक्ष का काम है, लेकिन ऐसे पैंडेमिक में, ऐसी महामारी में कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं ताकि मिलकर इस महामारी का सामना किया जाए, व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। माननीय प्रियंका गांधी जी ने, माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने, सभी ने गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा था, योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा था इस संबंध में कि आपको जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं की आपको जरूरत पड़े आप बताइए। हम लोगों की सेवा भाव तो कर ही रहे, लेकिन हम आपके साथ भी खुले दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। आपके विचारों का आपको जहां पे मदद चाहिए बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। विपक्ष के ये दायित्व है, विपक्ष खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए कैसे कोरा झूठ अभी इन्होंने बोला कि जनवरी में कह दिया था। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि वो वैक्सीन के लिए वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी, बाद में क्या हुआ कि राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया कि वैक्सीन आप खुद से खरीदिए। इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो जब स्पुतनिक को आना था तो उन्होंने तीन बार उससे कहा गया था कि आप इस चीज को लागू कीजिए, जैसे आप बाकी चीजों को कर रहे हैं, आप इस समय दे रहे हैं, लेकिन तब क्या होता है उन्होंने दरकिनार कर दिया था। हाँ। आज क्या हुआ, डिले करके स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर के आया गया। जब अगर पहले ही दे दिया गया होता सारी चीजें तो काफी सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, आने वाले 42 महीनों तक भी वैक्सीन लखनऊ में नहीं लग पाएगी। उत्तर प्रदेश की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये मैं सिर्फ लखनऊ का आंकड़ा बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की तो आप बात छोड़ दीजिए। सरकार को चाहिए कि आपके पास जो कमी है विपक्ष से साझा कीजिए, उस पर निवारण उसको किया जाए। कैसे लोगों तक ज्यादा सुविधाएं पहुंचे, इस पे हमें ध्यान देना होगा। हम आप राजनीति करेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। हमारे लिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए। ये नहीं होना कि कोरा झूठ बोल दिया आपने, अपना पक्ष रख करके झूठ बोल करके अपना किनारा काट लिया आपने। विपक्ष को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों को साथ में लीजिए। जहां पे कमियां होंगी विपक्ष आपको ऑन टेबल बता देगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन आपको तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, आपको सिर्फ सत्ता की भूख सीधी करनी है। आप चुनाव को टालेंगे नहीं। चुनाव जिसकी वजह से आज गांवों में इतनी सारी मौतें हो गई हैं, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस पार्टी शॉर्टकट की राजनीति करती है और टूलकिट का इस्तेमाल करती है, भारत की छवि खराब करने का काम करती है। यही आपकी नीयत है। सरकार है वहाँ तो आप नहीं पा रहे। एक से मुट्ठी बनती है, महाराष्ट्र में एक सरकार है, राजस्थान में आप क्या कर रहे हो? 140 लोग से राजस्थान में मर गए, आपने क्या किया बताइए? छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत है, हालत है। छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया बताइए? सम्मिलित कर लीजिए। कितना वैक्सीनेशन किया है आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? क्या आपकी पूर्ण रूप से सरकार चल रही है? लोगों को जहाँ पे लोग विधायकों को तोड़ करके अपने मामा की सरकार नहीं बनवा दी, तब तक आपने वहाँ पे लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में तो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। आप
आपको शर्म चाहिए। नहीं, ये बात देखिए आपसे तो तुम करने का नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये महामारी का वक्त है और इसमें जो समाधान होना चाहिए हम उस पर बात कर रहे हैं। चर्चा का मकसद ये नहीं है कि आप लोग आपस में फिर से उलझ जाएं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, मैं आपका रुख करूंगा सर। तीसरी लहर की चेतावनी विशेषज्ञों ने दी है, कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अभी हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, क्या कुछ यहां पे करने की जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के आईसीयू की कमी है, बच्चों के डॉक्टर्स की कमी है, अभी वैक्सीन भी नहीं है। तो फिर ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, क्या तैयारियां करने की जरूरत है इसमें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जैसे इस समय जो है सेकेंड वार चल रही है, तो इसमें जो है बहुत से जो यंग लोग हैं उनको देखने को ये मिल रहा है कि वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें पहली चीज है बच्चों को जो है ये अपने ऊपर प्रभाव देखते हुए बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना है। उनको जो है बेसिकली जो है इसमें सरकार का तो रूल रहेगा जो रहेगा बाद में, लेकिन पहले जो है हमें अपने आप के जो बच्चे हैं उनको जो है सुरक्षित रखना है, घरों में रखना है और उनको बाहर जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने देना है। अभी जो है स्कूल भी बंद चल रहे हैं, ना जो है पार्क खुले नहीं है, सारे सिनेमा हॉल मॉल सारी चीजें बंद चल रही हैं। तो हमको जो है बेसिकली जो है ये जो प्राइमरी जो है हमारे पास जो अस्त्र है वो है कि हम बच्चों को जो है कम से कम जो है बाहर निकलने की जो है अनुमति दें, या कोई बहुत ही जरूरी कार्य हो तभी जो है उनको जाने दें, ऐसे जो है उनको घरों में ही रखें। सरकार की तरफ से जो है अगर हम बात करें, वाकई में आपने बहुत सही क्वेश्चन कहा कि जितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी नहीं है कि जितने बच्चे अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे जो है देश के भविष्य है, इसलिए उनको सुरक्षित रखना सरकार और हमारे नैतिक जो है कर्तव्य है। तो इसके लिए सरकार को अभी जो है जो व्यवस्थाएं वेंटिलेटर हो चाहे ऑक्सीजन की हो, क्योंकि हम लोग जिस अभाव में गुजरे हैं वो अभाव को जो है दोबारा जो है देखने को ना वो हो, इसलिए जो है हमको पहले से प्रिपेयर होना है। और अगर स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो है लोगों को लाभ उसका मिलेगा। अगर हम विदेशों की बात कर रहे हैं, वहां पे लोग जो है अगर अपने सैलरी से जो है पैसा कटवाते हैं, वो जो इनकम टैक्स कटता है, तो आने वाले समय में उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत ही बेहतर दी जाती है। मतलब उसके बाद उनको स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो वैसा ही एक देखो, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जज हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को आने वाले समय में उसकी स्वास्थ्य जो है गड़बड़ होना ही होना है। तो हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना है, कम से कम अपने घर में जो है लोगों को प्रेरित करना है कि आने वाले समय में डॉक्टर्स बने, ज्यादा से ज्यादा जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। और इसमें सरकार के राजनीतिक और जो गैर राजनीतिक दल है उनको भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, हर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य सेवाओं से जो है लेना देना होता है। क्योंकि दिनों दिन जिसकी एज जैसे बढ़ती जाती है वैसे उसकी जो है स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसमें जो है स्वास्थ्य सेवाएं जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर कर लेनी चाहिए, ताकि ये थर्ड वार से जो है हम अच्छे से निपट सके। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपने अभी सुझाव दिए थे तमाम कि ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ करने की जरूरत है, लेकिन सर अभी हम अगर तीसरी लहर की चेतावनी को देखें, विशेषज्ञ जिस तरीके से कह रहे हैं संभावना यह है कि बच्चे प्रभावित ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि हर किसी के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, तीसरी लहर ना आने पाए इसके लिए अभी से तैयारियां हमें करनी होगी। और तीसरी लहर ना आने पाए इसके लिए सिर्फ एक गारंटी चाहिए, और वो चाहिए कि हमें हमारे देश में 80% लोगों का टीकाकरण है। क्योंकि जब तक ये टीकाकरण 80% नहीं होगा, देश में हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, और अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तो थर्ड वेव आना सुनिश्चित है। अगर थर्ड वेव को, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें जल्द फास्ट फॉरवर्ड अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना होगा। एक बस अच्छी खबर यह है कि जो कोवैक्सीन हमारी है, ये कोवैक्सीन 2 साल के ऊपर के बच्चों का भी टीका ला रहा है, इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो अगर समय रहते ये 2 साल से ऊपर के बच्चों का भी अगर टीका आ जाता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देश के लिए होगा, बहुत बड़ी छलांग होगी। क्योंकि पूरी दुनिया में अभी जो एक वैक्सीन जो बच्चों के लिए टीका लाई है वो 15 से 18 साल के बीच में लाई है। कोई भी दुनिया में ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए बनी हो। वो सिर्फ और सिर्फ भारत का प्रयास हो रहा है। तो आप भारत जानिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पिछले 15 महीने में एक जबरदस्त लीडर बन के उभरा है। और अगर
डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, आपसे संपर्क टूट गया। मैं फिर डॉक्टर साहब आपका रुख करूंगा और ये बारीकियां समझेंगे, क्योंकि आप जिस विस्तार से बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। डॉक्टर आदर्श, मैं आप ही का रुख करूंगा अभी, चूंकि वक्त की भी कमी है, और मैं आपसे चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने कई बातों का जिक्र किया और बड़ी बात यह निकल के आई कि जो वैक्सीनेशन है वो पूरा होगा कम से कम 80% लोगों में, तब एक जो कामयाबी है वो देश के लिए रही होगी। कितना वक्त लग सकता है सर, जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, बच्चों की वैक्सीन का भी जो ट्रायल चल रहा है, उसको आने में, बाजार तक पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने में, ऑल ओवर देश को वैक्सीनेशन करने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी जो है हमारे यहाँ जो है ट्रायल चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी जो है, क्योंकि इतना बड़ा भारत देश है, इसमें इतने बच्चों की है, सारे बच्चों को जो है सबका टीकाकरण होना, और ये जो है एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें जो है अभी पहले बनना और उसको ट्रायल करना, ट्रायल होने के बाद उसके रिजल्ट्स को देखना, रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि साइंस जो है इस चीज को मानती है कि पहले हम उस चीज को जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि उसका असर क्या दिख रहा। तो इसलिए जो है हम लोगों को पहले जो है इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उसका क्या जो है रिजल्ट दिख रहे हैं। उसके बाद जो है उसके मल्टी डोज बनाए जाएंगे और मल्टी डोज जो है सब बच्चों को जो है लगेंगे। तो इस प्रोसेस में लगने में कम से कम 6 महीने से 3 महीने का तो वक्त लग ही सकता है जी। तो इसलिए जो है सरकार को इस पे जो है काम भी कर रही है, और हम लोगों को भी जब तक उसको प्रिकॉशन, जब तक इसका टीकाकरण नहीं आता है, तब तक बच्चों को बहुत ही सेफली तरीके से रखना है, क्योंकि टीकाकरण के द्वारा जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है इतनी ज्यादा बूस्टअप हो जाती है, और हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो एंटीबॉडीज जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो बिल्कुल एक तरह से जो है डिफेंस का काम करते हैं। बिल्कुल, यानी वो जरूरी है और इसके लिए तमाम कदम उठाना भी बेहद जरूरी है। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, अभिषेक वाजपेयी, डॉक्टर सूर्यकांत, गौरव मिश्रा, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल अब भी ये बरकरार है कि जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आईसीयू में क्यों है, कब तक ये रहेगी, कब इससे उभरा जाएगा, और हालात क्या जो बने हुए हैं उससे कब निपटा जाएगा। बड़ी बात यह कि क्या जितना ध्यान देने की जरूरत थी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, क्या उतना दिया गया? ये सवाल कल भी था, ये आज भी है।